एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल मास्टर क्लासेस बाई अनिल सर में। जैसा कि अपन पिछली क्लास में हमने 1909 के पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम को कुछ शुरू ही किया था, कुछ एकाध बातें ही हमने की थी। इस क्लास में हम पूरे पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम को पूरा समझने वाले हैं। तो अपनी ये क्लास बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप अच्छे से इस क्लास को समझना, क्योंकि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम समझने के बाद में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पर जब हम जाएंगे तो आपको चीजें बड़ी ही एकदम आसानी से समझ में आ जाएंगी। काफी चीजें हैं जो वहां पर जुड़ेंगी। तो आप मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को अच्छे से समझ लें ध्यान से। तो जैसा कि हमने कुछ एक बातें पिछली क्लास में की थी। जैसे कि हमने ये बताया कि जो पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम है, इसमें दो अनुसूचियां थी, 8 अनुच्छेद थे। ये बात हो गई थी, भारतीय लोगों का ब्रिटिश सरकार के ऊपर काफी प्रेशर पड़ रहा था और उस वजह से फिर इनको ये सुधार अधिनियम लाना पड़ा था। इसमें चूंकि मार्ले जो उस समय के भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो द्वीप थे उस समय भारत के वायसराय हुआ करते थे, तो इन दोनों का बड़ा योगदान था इस कानून को बनवाने में। और एक चार्ल्स होब हाउस की अध्यक्षता में एक आयोग भी बैठा था। उस आयोग का आपको नाम याद रखना है, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। ध्यान रखना, ये इस तरह की बातें है ना कि कौन सा आयोग बैठा है, ये कॉलेज लेक्चरर और फिर अन्य एग्जाम्स होते हैं ना थोड़े ज्यादा उच्च लेवल के, तो उस वालों में ऐसी पूछ ली जाती है। बाकी इस तरह के शायद फैक्ट ना पूछे जाएं। लेकिन चूंकि अपनी क्लास इस हिसाब से है, तो अपने को तो रिस्क तो लेना ही नहीं है कि कौन से एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए। ये मान के चलो कि सब कुछ पूछा जा सकता है। अगर ये सोच के करेंगे तो अपने से कुछ भी चीज बचेगी नहीं, और नहीं बचेगी तो कोई चांस नहीं रहेगा कि अपन पहले ही प्रयास में सिलेक्ट हो जाए। ऐसा कोई मतलब अपन ऑप्शन ही नहीं छोड़ेंगे कि अपन किसी एग्जाम में बैठे और उसमें सिलेक्ट ना हो। इसलिए अपने वो, मैं खुद कोशिश यही कर रहा हूँ कि कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपन उस पर फोकस कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे ही अपने 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम कंप्लीट हुआ, फिर मैं एक बड़ी क्लास लेके आ जाऊंगा पूरी की पूरी, जो 1773 से लेकर के 1947 तक के जितने भी एक्ट हुए हैं उनके इंपॉर्टेंट जो प्रावधान है, ताकि वो परीक्षा के समय आपको क्विक रिवीजन में आपको मदद करेगी। वो बड़ी शानदार क्लास होगी। तो वो उसका यूट्यूब पर अवेलेबल कराई देंगे, तो वहां से आप रिवीजन कर सकते हो। तो चार्ल्स ओव हाउस की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, ये एक आयोग बैठाया गया था सरकार ने, कि आप सरकार ने इसको बोला कि आप विचार कीजिए कि क्या करना चाहिए हम लोगों को। जिस तरह से भारत में माहौल बन रहा है, ये प्रेशर बना रहे हैं कि आप भारत में संवैधानिक सुधार लाइए, हमें जो भी कानून है बनाने का काम है, या जो भी शासन है प्रशासन है उनमें भारतीयों की भागीदारी बढ़ाइए, ऐसी भारतीय लोग डिमांड्स कर रहे थे। तो इन डिमांड्स पर विचार करने के लिए, इन मांगों पर विचार करने के लिए चार्ल्स होब हाउस की अध्यक्षता में एक कमीशन बैठ गया। इस कमीशन का आप नाम याद कर लेना, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। नाम ही देख लो, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब है जो शक्तियां हैं जो आपने वायसराय के पास इतनी ज्यादा दे दी हैं कि बाकी तो ऐसे लग रहा है सब कोई मतलब ही नहीं है, बाकी तो नाम मात्र के से ही लग रहे हैं, आपने ऐसे बैठा रखे हैं दिखाने के लिए। वायसराय के ही पास सारी शक्तियां हैं। वायसराय के पास आकर के अगर कहीं से भी कुछ भी कोई विधेयक वगैरह पास होकर के भी आया है ना, तो वायसराय चाहे तो उसको 2 मिनट में खारिज कर देता है। कि कुल मिला के वायसराय के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। तो इतनी शक्तियां वायसराय क्या करेगा, तो कुछ शक्तियां इससे निकाल करके निचले लेवल पर भी दे दी जाएं। और जब हम शक्तियों को ऊपरी लेवल से निकालते हैं और नीचे के लेवल पर देते हैं, तो यही तो डिसेंट्रलाइजेशन है। इसी को हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। और केंद्रीकरण का क्या हुआ, उल्टा कर दो। निचले स्तर के पास जितनी भी शक्तियां थी, विषयों के बारे में, कानून की, प्रशासन की, शासन की, वो शक्तियां हम निचले स्तर से लेकर के अगर ऊपर दे दें तो वो हो गया केंद्रीकरण। ये सिंपल सी है। तो यहां पर डिसेंट आयोग का नाम देख लो, नाम से ही पता चल जाएगा, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन पर ये बात करेगा कि किस तरह से हमें अब शक्तियों को और निचले स्तर को भी देना चाहिए, ताकि उनका भी रोल बढ़ सके। तो उनको, उनके रोल को बढ़ाने के लिए ये एक आयोग बैठा था, और इस आयोग ने भी अपनी बातें रखी कि भाई हाँ, भारतीयों को भी अब थोड़ा, उनको भी, भारतीयों को भी शासन में प्रशासन में उनका भी इन्वॉल्वमेंट करो, थोड़ा बहुत उनको भी भागीदारी दो, ताकि ये चीजें हमें यहाँ पर शासन करने में आसानी पैदा करेंगी।
तो फिर ये मार्ले मिंटो और चार्ल्स होबाउस इन सब की रिपोर्ट के आधार पर 1909 का अपना कानून तैयार हो गया था। अब अपन यहां तक बात कर ली थी, अब अपने को आगे बढ़ना है। मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो निर्वाचित मेंबर्स की जो बात है वो पहली बार 1909 के कानून में हुई थी, ध्यान रखना। 1909 के कानून में पहली बार इलेक्टेड मेंबर्स की बात आती है। ये बात पिछली क्लास में भी हुई थी, दोबारा भी बता रहा हूं। इलेक्टेड मेंबर्स की बात पहली बार कहाँ आई? 1909 के कानून में। यानी 1909 के कानून में साफ लिख दिया था इन लोगों ने कि जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड भी होंगे। बात समझ में आ गई? तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या 1892 में इलेक्शन हुआ करते थे, तो आपको बोलना है कि नहीं, इलेक्शन नाम का कोई चीज ही नहीं था। इलेक्शन जैसा था, इलेक्शन था नहीं। तो क्या 1909 में इलेक्शन वर्ड था? तो आपका उत्तर होना चाहिए यस सर, इलेक्शन था। इलेक्शन था। वर्ड भी था क्या? हाँ, वर्ड भी शामिल था। कानून की जो भाषा थी, कानून में जो शब्द थे, उन शब्दों में लिखा हुआ था इलेक्शन की, इलेक्टेड मेंबर्स। तो इलेक्टेड मेंबर्स का मतलब इलेक्शन होगा। तो ये वर्ड इसमें दिया हुआ है, हूबहू वर्ड दिया हुआ है। तो ये बात एक तो ये क्लियर कर लो कि इसमें शब्द तो है, इसमें शब्द तो है। ठीक है। अब देखो, ने इस एक क्लियर हो गया कि निर्वाचित मेंबर तो होंगे, ठीक है, यहां तक हमने बात कर ली थी, यहाँ ठीक है। फिर हमने एक और, मैंने कल भी ये बात की थी कि केंद्र जो है, उस केंद्र में कौन से मेंबर्स हैं? सरकारी। केंद्र, जो केंद्र की जो विधान परिषद है, उसमें अभी भी जमावड़ा किन का ज्यादा है, संख्या किन की ज्यादा है? सरकारी लोगों की। प्रांतों में किन की ज्यादा है? गैर सरकारी। ये बात अपन ने भी कल भी की थी कि प्रांतों में अभी भी गैर सरकारी ज्यादा है, केंद्र में सरकारी लोग ज्यादा हैं। तो केंद्र में सरकारी लोग हैं तो सरकार को वैसे ही टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी लोग तो सरकार के अंडर में ही काम करते हैं। तो वो कोई भी इतनी चोट चपट कर पाएंगे क्या कि वो हम सरकार के खिलाफ जाएंगे या सरकार की बात नहीं सुनेंगे? ये सरकारी लोग तो वैसे लोगों को बैठाएंगे ना, जो सरकार की मतलब हामी हामी लाने वाले लोग होंगे। तो केंद्र में तो टेंशन थी ही नहीं, केंद्र में तो सारे ही सरकारी लोग बैठाए हुए थे। तो सरकारी लोग वायसराय की बात को थोड़ी टाल सकते हैं, और टालने वाले लोगों को ये बैठाएंगे ही नहीं। तो ये तो ऐसे लोगों को बैठाएंगे जो इनकी हामी हामी लाएंगे, जो यस बोस करेंगे। तो ऐसे लोगों को बिठा रखा था। तो यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, सरकारी सदस्य हैं तो वो बस नाम मात्र के। प्रांतों में गैर सरकारी, ये कथन में बहुत बार पूछा जाता है, प्रांतों में गैर सरकारी ज्यादा है, प्रांतों में गैर सरकारी ज्यादा है। तो लेकिन राज्य होने वाली बात भी नहीं है कि गैर सरकारी है तो इसका मतलब भारतीयों का दबदबा हो गया। प्रांतों में तो अभी इनकी चल रही है, गवर्नर के पास तो कुछ है ही नहीं। गवर्नर तो वैसे करेगा जैसे भारतीय बोलेंगे, ऐसा नहीं है। ध्यान रखना। जो जो गैर सरकारी थे ना, उन गैर सरकारी में देखो, जो सरकारी थे उनको तो वायसराय सीधा नॉमिनेट कर देता था, जो सरकारी थे उनको सीधा लगा देता था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जो गैर सरकारी थे ना, ये गैर सरकारी सदस्य दो तरह के होते थे। कितने थे? दो तरह के। एक निर्वाचित और एक मनोनीत। एक क्या थे? निर्वाचित और एक मनोनीत। तो ध्यान रखना है, सरकारी वाले तो सीधा जो सरकार में काम करने वाले अधिकारी थे, होते थे, जो जरब जोक के होते थे, उनके फेवर वाले होते थे, उनको सीधा टिका देता था। तो यहां तो कोई लफड़ा ही नहीं है। गैर सरकारी जो थे ना, उस गैर सरकारी में दो होते थे, मनोनीत गैर सरकारी और निर्वाचित गैर सरकारी। अब इनको बताया, अगर निर्वाचित गैर सरकारी की संख्या ज्यादा रख देंगे तो ये भारत वाले इलेक्ट हो के, भारत वाले निर्वाचित हो के यहाँ पहुंच जाएंगे, और फिर ये हमारे नाक में दम कर देंगे। ये कहेंगे ऐसे कानून बनाओ, ये करो वो करो। तो फिर हमारे लिए मतलब अपनी इच्छा अनुरूप शासन चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बड़े शाने थे। इन्होंने गैर सरकारी सदस्यों में भी मनोनीत लोगों की संख्या ज्यादा रख दी। अब मनोनयन कौन करता है? वायसराय करेगा, और प्रांत में गवर्नर करेगा। तो गवर्नर कैसे आदमी को मनोनीत करेगा? ऐसे आदमी को जो बड़ा ही मतलब आपको लगता है दखल देने वाला है, बड़ा रुकावट पैदा करने वाला है, ऐसे को थोड़ी करेगा। वो तो ऐसे आदमी को करेगा जो इनकी हर बात को माने। तो ये इन्होंने फिर कैसे लोगों को मनोनीत किया होगा? ऐसे लोगों को मनोनीत किया होगा जो इनके लिए सिरदर्द नहीं बनेंगे। तो सीधा सिंपल बात है, प्रांतों में भले ही गैर सरकारी सदस्य हो गए थे, लेकिन राज्य होने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि अभी भी गैर सरकारी में भी निर्वाचित लोगों की संख्या को इन्होंने कम रखा था जानबूझ के, और मनोनीत की संख्या को ज्यादा रखा था। यहां तक ठीक है। अब आगे देखो, हमने देखा 16 जो मेंबर्स थे, उस 16 को बढ़ा करके, जो 16 लोग थे, 16 को बढ़ा के कितना बोला गया? 60। ये ध्यान रखना, 16 को बढ़ा के कितना हो गया? 60। ये अगर जो लोग है ना, मतलब नए नए जुड़ते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम आ जाती है फिर।
क्योंकि उनके वो पहले के एक्ट समझे हुए नहीं होते हैं कि शुरुआत में 1833 में एक 1833 में एक आया, पहली बार कोई विधि का जानकार आदमी आया था मेकाले, आपको याद आ रहा हो। पहली बार 1833 में गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें एक कानून का जानकार आदमी, ताकि कानून बनाते समय वो उस व्यक्ति की मदद ली जाएगी, तो एक कानून का जानकार आदमी पहली बार एंट्री हुई थी 1833। फिर आया 53। 53 में छह कानून के जानकार आदमियों को, कि ये छह लोग हैं, जब भी कानून बनाने हम बैठेंगे तो ये छह लोग हमारे काम आएंगे कानून बनाने में। तो 33 में एक, 33 में कौन आया, एक मेकाले, यहां तक याद है। 53 में कितने आ गए, छह। 53 में कितने आ गए, छह। फिर आया 61। 61 में बोले नहीं, छह या तो न्यूनतम आप छह रखो और अधिकतम 12 कर सकते हो, तो 12 12 आप अधिकतम 12 तक जा सकते हो, ठीक है। ये आ गया 61। फिर 92 में बोले नहीं नहीं, अब संख्या को और बढ़ाना पड़ेगा, तो इन्होंने कहा न्यूनतम आप 10 रख लो, अधिकतम चाहो तो आप 16 तक जा सकते हो। और अब 1909 में क्या किया, 16 को बढ़ा के कितना कर दिया, 60। यानी कि अब केंद्रीय विधान परिषद में जो मेंबर्स होंगे, जो विधायी, ये विधायी मेंबर्स ही तो हैं, ये विधि ये केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य हैं, इसका मतलब ये विधि बनाने वाले लोग हैं। तो ये कितने कर दिए, 60, तो ध्यान रखना है। अब इतना सा घुमाएगा वो कहेगा कि 1909 के कानून से केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को 10 से बढ़ा करके 60 कर दिया गया। 10 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया, ध्यान रखना है, 16 से बढ़ा के 60 किया है। या फिर वो 60 की जगह 70 दे देगा, या वो क्या करेगा, इस 60 की बजाय कितना कर देगा, इस 60 की बजाय वो मान लो वो लिख दे कि 16 से बढ़ा करके संख्या 70 कर देगी। बस यहीं पर तो अपन गड़बड़ कर जाते हैं। तो ध्यान रखना है, 16 से बढ़ा के कितना हो रहा है, 60। तो शुरुआत से चलो, एक, छ, 10, नहीं, एक, छ, छ और 12 का, फिर 10 और 16 का, और फिर 16 टू 60। ऐसे ऐसे क्रम बना लो शॉर्ट। जब भी आप लिखते हो ना, तो साइड में एक रजिस्टर में शॉर्ट में लिख लिया करो, ताकि बार बार पन्ने पलटने ना पड़े। आप साइड में ही लिख लिया करो, अच्छा 33 एक 53 छ, फिर 61 छह से 12, और फिर ये आपका 1909, नहीं, फिर वो 1892 वाला आ गया था 10 टू 16, और ये 1909 वाला 16 टू 60। ऐसे कोने में लिख लिया करो ताकि याद करने में आसानी रहती है। नो पदेन। नो पदेन, पदेन का मतलब क्या होता है, पदेन का मतलब आपने देखा होगा, राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, उसके नाम के साथ में लगा होता है पदेन सभापति। उनके नाम के साथ में क्या लगा हुआ होता है, पदेन सभापति। ये पदेन सभापति क्या होता है, पदेन सभापति का मतलब है कि कोई आदमी है, उसके पास कोई पद है, और ये फिक्स किया हुआ है कि जो भी व्यक्ति इस फलाने पद पर बैठेगा, वो व्यक्ति ही किसी दूसरे पद का काम भी करेगा। जैसे राज्यसभा का जो सभापति होता है वो पदेन सभापति होता है। पदेन का मतलब जो राज्यसभा का जो जो भी व्यक्ति सभापति कौन होगा, जो किसी ना किसी पद पर बैठा हुआ है। अब किस पद पर बैठा हुआ है ये पहले से तय होगा, कि फलाने पद वाला व्यक्ति राज्यसभा का भी सभापति होगा। तो फलाना पद कौन सा होता है, उपराष्ट्रपति। तो हमने संविधान में तय किया हुआ है कि जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा, वही राज्यसभा का सभापति भी ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक वाले में से कुछ ध्यान आ रहा है आपको, कि कमांडर इन चीफ 1793 से पहले ऑटोमेटिक ही कार्यकारी परिषद के सदस्य हो जाते थे, अलग से ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं थी। और 1793 में हमने ये प्रावधान हटा दिया था कि ऑटोमेटिक नहीं होंगे, स्वतः नहीं होंगे। अब अगर आपको उनका सदस्य बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से ऑर्डर में लिखना पड़ेगा कि ये फलाना आदमी जो कमांडर इन चीफ है ना, ये इसका सदस्य भी होगा। लेकिन 1793 से पहले क्या होता था, 1786 में जो व्यवस्था आई, उसमें ये कर दिया कि जो कमांडर इन चीफ था, वो स्वतः ही ऑटोमेटिक ही उसका सदस्य भी बन जाता था। तो यही सेम कहानी होती है पदेन में। पदेन में क्या होगा, जैसे उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी व्यक्ति बैठा, वो ऑटोमेटिक ही राज्यसभा का सभापति भी कहलाएगा, बन जाएगा, अलग से नहीं होगा। तो फिक्स है कि इस पद वाला व्यक्ति ही इस पद पर बैठेगा, तो उनको कहते हैं पदेन। तो 9 लोग क्या थे, पदेन थे। पदेन का मतलब फिक्स कर दिया कि ये फलाने फलाने 9 पदों के जो लोग होंगे, वो ऑटोमेटिक ही इसके मेंबर्स भी कहलाएंगे, तो इनको कहा गया पदेन। तो 60 तो इसके मेंबर हो गए, और 9 इसमें और जोड़ दिए गए,
कि ये 9 पदेन सदस्य होंगे, यानी किसी ना किसी पद पर बैठे हुए ये लोग होंगे जो इन कानून में फिक्स किया हुआ होगा कि इन पदों के लोग हैं, वो भी इसमें जुड़ेंगे। तो कुल मिला के 60 तो हो गई, इसकी सदस्य संख्या 9 हो गए पदेन, तो हम कह सकते हैं टोटल हो गए 69। टोटल कितने हो गए? 69। टोटल कितने लोग हो गए हैं? 69 लोग। तो ये ध्यान रखना, 60 तो इनके खुद की संख्या हो गई थी, और 9 इसमें ये किया गया कि 9 पदेन लोग भी इसमें जुड़ेंगे, 9 पदेन लोग भी जुड़ेंगे। तो 9 अगर 60 में जोड़ दिया तो टोटल हो गया 69। अब 69 को इन्होंने डिवाइड कर दिया। इन्होंने कहा 69 में 37 जो लोग हैं ना वो सरकारी। ये है ना, ये आंकड़े याद करने हैं आपको, ध्यान रखना। मैं इसलिए बता रहा हूं 1909 में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न कई बार बन जाता है, तो आपको ये याद रखना है। ये टोटल जो 69 लोग हैं ना, उन 69 में से 69 में से 37 तो हो गए सरकारी। 37 क्या हो गए? सरकारी। और 32 हो गए गैर सरकारी। अभी अपन ऊपर क्या पढ़ गए हैं भाई? ऊपर हम ये पढ़ गए हैं कि केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी लोगों का बहुमत था। अब हमने देख भी लिया कि 69 में से 37 कितने हैं? सरकारी हैं। और 32 क्या है? गैर सरकारी। तो मतलब साफ है ना, 5 ज्यादा हो गए ना सरकारी। तो इसका मतलब अभी भी बहुमत केंद्र में तो किसका बना हुआ है? सरकारी का। ठीक है, ये याद कर लेना आप। 69 में से 69 है, उनमें से 37 तो हो गए सरकारी और 32 हो गए गैर सरकारी। तो ये आप याद कर लेना। अब जो 32 है ना, जो 32 जो गैर सरकारी, अब गैर सरकारी में ही तो निर्वाचित होंगे, निर्वाचित भी होंगे और मनोनीत भी होंगे, ये आप ध्यान रखना। तो इन्होंने किया कि जो 32 है ना, उन 32, जो 32 में जो निर्वाचित सीटें, उन निर्वाचित सीटों को फिर इन्होंने बांटा। ध्यान रखना है कि 1909 से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली शुरू हो गई। ये बात कल हमने बात की थी। मुस्लिम मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली या पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली शुरू हो गई है 1909 से, ये हमने पढ़ा है। तो जब पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली शुरू हो गई मुसलमानों के लिए, तो इसका मतलब है मुसलमानों की सीटें तो फिक्स करनी पड़ेंगी कि इन इन सीटों से मुसलमान ही जीत करके आएगा, मुसलमान ही चुनाव लड़ेगा, मुसलमान ही जीत के आएगा और वोटर भी मुसलमान ही होगा। यही था पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली। तो जो 32 टोटल जो गैर सरकारी सीटें थी, उसमें से 8 सीटें फिक्स कर दी। 8 सीटें, एक तरह से 8 सीटों को सांप्रदायिक बना दिया कि 8 सीटें मुस्लिम के लिए हैं, और ये 8 सीटें जो मुस्लिम के लिए हैं, यहां पर उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा और यहां पर जो वोट देंगे वो भी मुस्लिम ही होंगे। तो 8 सीटें रिजर्व हो गई किन के लिए? मुस्लिम के लिए। अगर हम इतना ही बोलें कि 8 सीटें मुस्लिम लोगों के लिए रिजर्व होगी, तब तो एक अर्थ ये भी निकल जाएगा कि इसका मतलब सर 8 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व हुई थी, इसका मतलब इन सीटों से तो केवल मुसलमान ही चुनाव लड़ सकता था। लेकिन केवल इतना बोलने से ये क्लियर नहीं हुआ कि क्या ये 8 जो सीटें जो मुसलमानों के लिए रिजर्व हुई थी, क्या वहां उम्मीदवार तो मुस्लिम ही होता था क्या? वोटर्स भी मुस्लिम होता था क्या? तो रिजर्व का मतलब तो वोटर्स का एक ही समुदाय का होना जरूरी नहीं है। इसलिए हम क्या करें, 8 सीटें पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली के तहत तहत लगाया है। इसका मतलब 8 सीटें आपने मुस्लिमों के लिए रिजर्व तो की, आरक्षित तो की, लेकिन कौन सी प्रणाली के तहत? पृथक निर्वाचन क्षेत्र। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम व्यक्ति चुनाव ही लड़ेगा, बल्कि ये भी है कि उन चुनावों में वोट भी केवल मुस्लिम ही डालेगा। इसलिए हमने क्या कहा कि 8 सीटें केवल मुसलमानों के लिए रिजर्व नहीं हुई थी, ये 8 सीटें वो थी जहां पर पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी, यानी कि इन 8 सीटों पर वोट भी केवल मुसलमान ही डाल सकता था, बाकी दूसरा आदमी वोट नहीं डाल सकता था। ये मैंने समझाने के लिए नीचे लिख भी दिया है कि उम्मीदवार और वोटर दोनों केवल मुसलमान होंगे। ये हो गई पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली का मतलब। अब आपने ये देखा था कि अप्रत्यक्ष जो चुनाव जैसी व्यवस्था हमने 1892 में बात की थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो। कैसी? अप्रत्यक्ष चुनाव जैसी, जैसी बोला था, अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ था उसमें। अप्रत्यक्ष चुनाव जैसी हम क्यों कह रहे थे? हम ये कह रहे थे अप्रत्यक्ष चुनाव जैसा हो रहा था,
कुछ लोग थे, वो लोग ऊपर के जो आपकी जो भी विधायिका है, उस विधायिका में सिफारिश करके लोगों को भेज रहे थे, हमने यही पढ़ा है। ठीक है। हमने क्या कहा कि अप्रत्यक्ष चुनाव जैसी व्यवस्था 1892 में थी। नीचे से कुछ लोगों के नामों की सिफारिश करते थे, ऊपर वाला उनको लगा देता था। इतना ही हमने पढ़ा है। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें वास्तव में अप्रत्यक्ष चुनाव शुरू हो गया है। 18 जो 1909 का जो कानून है, इसमें वास्तविकता में क्या शुरू हो रहा है, अप्रत्यक्ष चुनाव शुरू हो गया है। कैसे? इसमें क्योंकि इसमें चुनाव शब्द तो इन्होंने काम में लिया ही था। और अप्रत्यक्ष चुनाव कैसे किया? इस अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब यहां ये तो क्लियर हो गया कि जनता तो नहीं है साहब। जनता तो नहीं है, कुछ एक लोग होंगे। वो कुछ एक लोग ही वोट डालेंगे, और वो वोट डाल करके ऊपर वाले जो अपने प्रतिनिधि हैं उनको चुनेंगे। इतना तो फिक्स है। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब जनता तो भाग नहीं ले रही, ये तो क्लियर है। ठीक है। तो निर्वाचन अप्रत्यक्ष का मतलब निचले स्तर के जो लोग हैं, निचले स्तर का मतलब वैसे निचले स्तर वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, निचले स्तर पर जो प्रतिनिधि बैठा हुआ है वो अपने से ऊपर स्तर के प्रतिनिधि को चुनेगा, और ऊपर वाला उससे ऊपर वाले को। ये हो गया ना अप्रत्यक्ष। ये कौन सा हो गया? अप्रत्यक्ष। कि जो ऊपरी जो लेवल का जो प्रतिनिधि है वो निचले लेवल के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा चुना जाएगा। जैसे ये इसमें मैंने लिख दिया, जो स्थानीय निकाय के लोग हैं, जैसे नगर पालिका के लोग हो गए, आपके जो पूंजीपति वगैरह हो गए, जमींदार वगैरह हो गए, व्यापारी लोग हो गए, ये कुछ एक लोग ही वोटर्स थे। इन्हीं के पास वोट का अधिकार था। सारी जनता के पास वोट थोड़ी था। सारी जनता ही अगर वोट डालती तो हम कह देते प्रत्यक्ष चुनाव था। लेकिन अभी भी वोट डालने का जो अधिकार था, वोट डालने का अधिकार कुछ एक लोगों को दिया था, या तो बहुत पैसे वाले लोगों के पास था, जमींदारों के पास था, ताकि इनको राजी रखा जा सके, या नगर पालिकाओं के लोगों के पास था, या विश्वविद्यालय के लोगों के पास था। ये जो लोग थे, ये लोग वोट डाल करके प्रतिनिधियों का चयन करते थे, यानी इनके वोट पड़ते थे, और इनके वोटों से ही फिर प्रतिनिधियों का चयन यानी कि उनका निर्वाचन होता था। इसलिए इनके वोट पड़ रहे हैं, आम व्यक्ति की नहीं पड़ रहे हैं, आम आदमी की नहीं पड़ रहे हैं। तो ये जितने भी हैं, चाहे विश्वविद्यालय हो, स्थानीय निकाय हो, ये सब हो, ये वोटर्स होते थे। ये क्या बनते थे? ये होते थे वोटर्स। इनका बनता था निर्वाचक मंडल, और ये निर्वाचक मंडल वोट डाल करके अपने प्रतिनिधियों को चुनता। तो इस तरह से चलता था कि स्थानीय निकाय किनको चुनते थे? स्थानीय निकाय चुनते थे इसको, प्रांतीय विधान परिषद को। और प्रांतीय विधान परिषद किसको चुनता था? इनको, केंद्रीय विधान परिषद को। देखो, नीचे वाला स्तर अपने से ऊपर वाले स्तर को चुन रहा है, यही तो अप्रत्यक्ष था। डायरेक्ट जनता का तो कोई रोल ही नहीं है। तो स्थानीय निकाय वाले चुन रहे प्रांतीय विधान परिषद को, और प्रांतीय विधान परिषद वाले चुन रहे केंद्रीय विधान परिषद को। इस तरह से पूरी की पूरी एक व्यवस्था थी। तो ये अप्रत्यक्ष था। ये क्या हो गया? ये अप्रत्यक्ष था। अब देखो, चूंकि आपको ये ध्यान है कि इस 1909 के कानून से मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली शुरू हो गई। और पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली का मतलब सीधा सा है कि राजनीति में सांप्रदायिकता की शुरुआत हो गई। राजनीति में धर्म आ गया है। कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, यानी सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत करने वाला ये मिंटो ही था। सांप्रदायिक राजनीति का मतलब है जब आप राजनीति कोई धर्म के आधार पर करने शुरू कर दो। अब देखो, राजनीति धर्म के आधार पर ही शुरू हो गई। धर्म के आधार पर आपने सीटें बांट दी, और धर्म के आधार पर न केवल आपने सीटें बांट दी बल्कि वोटर्स को भी बांट दिया। ये हो गई ना सांप्रदायिकता। अगर आप सीट रिजर्व करते तो रिजर्वेशन हो जाता, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है भाई, इनको भी सारे धर्मों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। लेकिन आपने तो केवल सीट थोड़ी बांटी है, आपने तो लोगों को बांट दिया कि नहीं, ये जो आदमी है ये हमारे पूरे क्षेत्र का तो नहीं है, प्रतिनिधि नहीं है, पूरे क्षेत्र की तो आवाज ये नहीं है, ये तो केवल उस विशेष धर्म का ही प्रतिनिधि बना दिया। इसका मतलब लोगों को तो आपने बांट दिया। तो सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत अगर किसी कानून से होती हुई है तो वो 1909 का ही कानून है। भारत में सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत 1909 के कानून से हो जाती है। 1909 का कानून भारत में सांप्रदायिक राजनीति के बीज बो देता है, ये ध्यान रख लेना।
सांप्रदायिक राजनीति के बीज किससे बोए जाते हैं? इससे। क्यों कह रहा हूं मैं ये सब, ऐसा क्यों क्यों बोल रहा हूं? वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली की शुरुआत कर दी थी। अब देखो, अंग्रेजों को अचानक से इतनी चिंता क्यों हो रही है भाई? भाई मुस्लिम ये मुस्लिमों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली, ये क्या अंग्रेज इतने मतलब अचानक से ही उनके अंदर इतना दया भाव आ गया भारत को लेकर, इतना मतलब वो सोचने लग गए कि उन्हें बड़ी मुस्लिमों की बड़ी चिंता हुई कि नहीं नहीं, इनके हम हितों के लिए ये सब कर रहे हैं। तो क्या अचानक से ही उनके मन में ऐसा मतलब दया भाव या ऐसा कुछ आ गया कि चलो इनके हितों के लिए हम ऐसा काम कर देते हैं? ऐसा नहीं था। उनके टारगेट में मुसलमानों की चिंता नहीं थी, उनके टारगेट में था भारत के समाज को बांटना। उनको तो टारगेट वो दिख रहा था, उसके लिए इन्होंने ये सब किया था। जबकि दिखाने में ये क्या कर रहे थे कि हमें देखो मुस्लिम हितों की चिंता है, ये जो कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस पार्टी वाले हैं, ये पूरी तरह से अच्छे से इसका प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, तो ऐसे बांटेंगे। तो अंग्रेज तो कलाकार थे, तो अंग्रेजों ने इनको बांट दिया कि नहीं, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हमें देना जरूरी है, ज्यादा प्रतिनिधित्व देना ज्यादा जरूरी है, ताकि इनकी आवाज भी कानून में, शासन में, प्रशासन में, वहां तक इनकी आवाज भी पहुंच सके। तो इन्होंने ऐसे बांट दिया। और ये इसमें देखो 7वें पॉइंट में साफ लिखा हुआ है कि मुसलमानों का ब्रिटिश सरकार ने फेवर किया। फेवर का मतलब सरकार इनको अपने साथ करके, अपने साइड में करके उन औरों से दूर करना चाहती थी, ताकि समाज बट जाए, लोग आपस में एक दूसरे से बट जाए, एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। तो भारतीय समाज एकजुट ना रहे, इसको बांटने के लिए इन्होंने क्या किया, मुसलमानों को अपनी साइड करना शुरू कर दिया, उनको फेवर देना शुरू कर दिया, ताकि ये इनको ये लगे कि ये जो अंग्रेज हैं उनके रहने से हमें फायदा है। बात समझ में आ रही है ना, कि अगर आप मुस्लिम का अगर फेवर करेंगे तो इनके मन में भी तो अंग्रेजों के प्रति सिंपैथी आएगी, इनको लगेगा नहीं यार, ये शासन तो ठीक है। तो अगर फिर और दूसरे लोग अगर अंग्रेजों की बगावत करेंगे, तो इनका ये सोचना था कि हमें मुसलमानों का साथ मिल जाएगा अगर हम आज इनको अपनी साइड कर लें। अगर आज हम इनको साइड कैसे करेंगे, इनको फेवर कर दो, ज्यादा सीटें दे दो, इनकी जनसंख्या से भी ज्यादा इनको प्रतिनिधित्व दे दो, तो ये फिर राजी हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे तो हमारा सपोर्ट कर देंगे। तो ये सब हमारे अच्छे के लिए नहीं हो रहा है, मैं कुल मिला के बता रहा हूँ। ये हमारे अच्छे के लिए थोड़ी हो रहा था, ये अपना फायदा ढूंढ रहे थे, उसके लिए कर रहे थे। तो ये मुसलमानों का इन्होंने फेवर किया। केंद्र में, कहां पर? केंद्र हो चाहे प्रांत हो, सभी जगह जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा प्रतिनिधित्व है। यानी कि इनकी जितनी जनसंख्या थी, तो उस जनसंख्या के लिहाज से जितने इनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था, उससे कई गुना ज्यादा इनको सीटें दी गई, खास तौर पर मुस्लिम को। वही है, अपने साइड किया जाए, ताकि हमें यहां पर रूल करने में दिक्कत नहीं आए। 8 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, देखो, मुस्लिम लोगों को अपनी साइड करने के लिए, उनको अपनी ओर लुभाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ी सहूलियत भी दे दी कि जो मुस्लिम वोटर्स है, कोई भी अगर मुसलमान व्यक्ति है, मुस्लिम व्यक्ति है, और वो उसको अगर वोट डालने का अधिकार हासिल करना है, तो उसके लिए जो आय की जो शर्त थी, वो हिंदू की तुलना में कम रखी गई थी। कहने का मतलब ये था कि एक हिंदू है, एक मुसलमान है, तो इन्होंने जो वोट डालने का अधिकार किसको मिलेगा, तो इन्होंने शर्त तय कर रखी थी, पैसा, आय, आय, इनकम एक पैमाना था, एक आधार था, एक पात्रता थी वोट लेने का, वो वोट का अधिकार हासिल करने की। 8 नंबर ये पॉइंट ये कह रहा है कि हिंदू के लिए, अगर हिंदू को अगर वोट का अधिकार हासिल करना था, तो उसको मुस्लिम की तुलना में ज्यादा आय उसके पास होनी चाहिए थी। तो ये एक तरह की सहूलियत थी कि मुसलमान को कम आय होने पर भी वोट का अधिकार मिल गया, और हिंदू को ज्यादा आय होने के बावजूद भी उसको वोट का अधिकार बड़ा मुश्किल से मिला। तो ये एक तरह से छूट दे दी थी, किनको? मुस्लिम वोटर्स के लिए, कि उनके लिए जो आय की योग्यता है वो कम कर देगी, कि आपको अगर वोट का अधिकार हासिल करना है, तो आप अगर जो भी इन्होंने आय रखी होगी, वो उतनी आय अगर आपके पास है, तो आपको वोट का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन हिंदू के लिए
जो आय इन्होंने रखी थी वो हिंदू के लिए इन्होंने आय को ज्यादा, जैसे ऐसे मान लो सिंपल, जैसे इन्होंने कह दिया कि अगर कोई मुस्लिम को वोट का अधिकार हासिल करना, उदाहरण के लिए मान लो, तो उसके पास अगर 1 लाख भी है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, 1 लाख भी है तो वोट का अधिकार मिल गया। हिंदू के लिए इन्होंने तय कर दिया मान लो 1,25,000, तो इन्होंने 25,000 एक्स्ट्रा कर दी ना, शर्त तो 25,000 एक्स्ट्रा कर दिए कि हिंदू को अगर वोट का अधिकार है तो उसको 1,25 चाहिए और मुसलमान को 1, तो सहूलियत दे दी इनको अपने साइड करने के लिए। ठीक है यहाँ तक। अब देखो पॉइंट नंबर 9। ये पॉइंट नंबर 9 है ना, आपके जो 1861 वाली और जो 1892 वाली बातों को ही आगे बढ़ाएगा। आप इसको पढ़ोगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ सर ने ठीक कहा था, पहले वाली क्लासें बड़ी इंपॉर्टेंट है और जुड़ रही हैं, आपस में जुड़ रही हैं। कैसे जुड़ रही हैं देखो, जो केंद्रीय विधान परिषद है, बजट पर बहस करने का अधिकार, मैंने देखो साफ लिखा है, अपनी भाषा में लिखा है, तो इन नोट से आपको पढ़ने में आसानी ये रहेगी कि कोई वो हार्ड भाषा नहीं है किताब वाली सी कि भाई ये हर वो। तो बजट पर बहस करने का अधिकार तो पहले था ही, ये हम पढ़ के ही आए हैं। बजट पर तो पहले ही 1861 में, 1892 में ये अधिकार तो मिल ही गए थे कि बजट पर आप बहस कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, ये तो हम पढ़ के आए ही हैं। ठीक है, तो ये बजट बहस करने वाला ये तो था ही, इसमें कटौती थोड़ी करेंगे, कटौती करेंगे तो उनको पता है भारत में विरोध शुरू हो जाएगा, भारत में इतनी तो जागरूकता आएगी। तो अब उनको अधिकार कम तो कर ही नहीं सकते, तो थोड़े थोड़े बढ़ाने पड़ेंगे। तो अब ये बढ़ाएंगे। देखो बजट पर बहस का अधिकार तो पहले ही मिला हुआ है, बजट पर बहस का अधिकार तो हम पढ़ के आए हैं, 61 में, 92 में हमने चर्चाएं की थी कि संशोधन का अधिकार नहीं था, मतदान का अधिकार नहीं था, बजट पर सामान्य चर्चा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, इतना था, ये तो हम पढ़ गए। अब क्या नया, क्या जुड़ा, नया देखो इससे, नया क्या जुड़ रहा है इससे, नया ये जुड़ा, इस वाले पॉइंट में देखना आप ध्यान से, नया ये जुड़ा कि अगर इनको ये इस पर फोकस करना, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, संशोधन प्रस्ताव, क्या बता रहा हूं मैं, पेश करने का, यानी कि पहले केवल बजट पर बात हो सकती थी, बात कि बजट ठीक है, ठीक नहीं है, कितना होना चाहिए, क्या होना है, बस सामान्य बातचीत कर लो, बतला लियो बस। आप ये समझ लो पहले बजट पर केवल बतला सकते थे, बात कर सकते थे, बस केवल इतना। बाकी ये नहीं कि ये कम कर दो, ज्यादा कर दो, मेरे हिसाब से कम करना चाहिए या ज्यादा करना, ये नहीं। अब है ना 1909 ने कहा कि जो विधायी सदस्य हैं, जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं, वो कार्यपालिका का जो बजट आएगा उस बजट में संशोधन करने का प्रस्ताव रख सकते हैं, संशोधन करने का प्रस्ताव रख सकते हैं। ध्यान रखना अभी भी प्रस्ताव रखने का ही अधिकार है, अभी वोटिंग वोटिंग का अधिकार नहीं है। कि जैसे मान लो किसी ए नाम के व्यक्ति ने बजट में 1 लाख रुपए को घटा करके 50,000 रुपए करने का एक प्रस्ताव रखा, तो अब वो 50,000 कब होंगे, जब उस प्रस्ताव पर मतदान हो, और मतदान में क्या हो, बहुमत इस प्रस्ताव के अगर पक्ष में हो तो जो 1 लाख की राशि है वो 50,000 कर दी जाएगी। और अगर इस प्रस्ताव पास नहीं होता है, मतलब बहुमत इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं होता है, तो वो 1 लाख राशि बनी रहेगी। यही होता है मतदान, कि मतदान में वोट जिनके फेवर में ज्यादा होते हैं फैसला उस हिसाब का आ जाता है। लेकिन अभी तक भी केवल संशोधन लाने का आप बात कर सकते हो कि ये सर ये फलानी चीज है और इसको आप ये संशोधन कर दो। वोटिंग नहीं होगी संशोधन को, क्योंकि वोटिंग हो गई फिर तो वो संशोधन पास हो जाएगा, और पास हो जाएगा तो संशोधन करना पड़ेगा। तो अभी ध्यान रखना केवल प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है, उस प्रस्ताव पर वोटिंग का अधिकार नहीं है, ये क्लियर कर लेना। क्योंकि वोटिंग होते ही तो मामला अंग्रेजों के हाथ से फिर थोड़ा फिसली जाएगा। वोटिंग होगी, मान लो भारतीय ज्यादा हैं तो वो संशोधन के उन्होंने फेवर में वोट डाल दिए, तो फिर आपको बजट में संशोधन करना पड़ेगा। फिर तो इसका मतलब वायस राय ने जो बजट तैयार किया था उसमें तो चेंज हो गया, तो फिर इसका मतलब वायस राय की क्या चली। तो संशोधन का केवल प्रस्ताव, प्रस्ताव। आगे की क्लास अब अगले वीडियो में होगी, लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इन क्लासेज की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप
हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उन पर, या डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर हैं उन पर आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर सहित भेज सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जोड़ करके पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाई जा सके।